सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम मैं श्रीमती राधा मालवी पलसोड़ी हाई सेकेंडरी विद्यालय से आपको आज यहाँ पढ़ाने आई हूँ। आज मेरा जो विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। तो पहला जो काल है वो आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। अब इन कालों को अन्य कालों के नामों से भी जाना जाता है। यदि तुम्हें पूछ लें कि आदिकाल को और किस काल के नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और उसका जो संवत है वो है 1050 से 1375 तक। अब हम सोचेंगे कि ये संवत है, यदि तुम्हें परीक्षा में सन में आ जाएगा तो क्या करोगे? पता है आपको कि संवत को सन में कैसे बदलते हैं? पता है? अगर सन में पूछ लिया और यदि आपने संवत में लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो संवत जो है वो 57 साल छोटा है। किससे? सन जो है वो 57 साल छोटा है संवत से। तो हम क्या करेंगे? 57 साल घटा देंगे तो हमारा सन निकल जाएगा। उसी प्रकार 1375 में से भी हम 57 साल घटा देंगे तो हमारा सन निकल जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या तैयार होता है कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से काल से नाम जाना जाता है? वीरगाथा काल से। इसका जो समय है वो क्या है? 1050 से 1375 तक। अब देखो दूसरा काल जो है वो भक्ति काल है। ठीक है, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है, रीति काल को उत्तर मध्य के काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, दोनों में मध्य काल कॉमन है। इसमें भी मध्य काल है, इसमें भी मध्य काल है ना? तो ये मध्य काल था, लेकिन ये इसका जो समय था वो बहुत लंबा हो गया, जिसके कारण एक के 2 खंड कर दिए। जो पहला खंड किया उसको बोला पूर्व मध्य काल, जो दूसरा खंड बचा उसको कहा उत्तर मध्य काल, है ना? ठीक है, तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो संवत है वो 1375 से 1700 तक रहेगा। रीति काल को उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है, इसका संवत 1700 से 1900 तक रहेगा। आधुनिक काल अद्यतन काल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1900 से अब तक। अब तुम कक्षा 10वीं के हो, तुम्हारे में जो 2 काल हैं नीचे के, रीति काल और आधुनिक काल, ये तुम्हारे कोर्स में है, इसलिए हम आज रीति काल और आधुनिक काल पढ़ेंगे। रीति काल हमने ऊपर क्या समय पढ़ा था? रीति काल का समय क्या था? 1700 से 1900 तक। अब रीति काल की जो शुरुआत हुई थी वो केशव दास की कवि प्रिया से मानी जाती है, उनकी रचना से मानी जाती है, कवि प्रिया नामक रचना से। अब जब हमने रीति काल की शुरुआत केशव दास से मानी जाती है तो यहाँ पहला प्रश्न हमारा तैयार हो जाता है कि केशव दास जी जो है वो रीति काल के कवि हैं। देखो, रीति काल की शुरुआत केशव दास जी ने कवि प्रिया नामक रचना से की है। तो यहाँ हमें ये भी याद रखना है कि केशव दास जी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। याद रहेगा, क्योंकि अपने को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। कभी आपके दिमाग में आ जाए कि रीति काल के कवि का नाम लिखिए, तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ जब मैंने समझाया था कि रीति काल की शुरुआत केशवदास जी ने की थी, तो एक कवि तो स्वतः बन गए अपने, है ना? याद रह जाएंगे ना? रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर मध्य काल से के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि रीति काल को और अन्य कौन से काल के नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगार काल से। लेकिन श्रृंगार काल के लिए सभी लोग सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि एक लड़की को यदि पूरा सोना पहना के बिठा दिया जाए तो उसे सोना कहना उचित होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी सुंदरता, उसकी वेशभूषा, इस सभी के साथ अन्याय होगा। तो जो रचनाएं लिखी गई थी रीति काल में, श्रृंगार काल अधिक था, लेकिन श्रृंगार रस अधिक था, लेकिन क्या हुआ, सारे रस भी और भी रस थे जो उनकी सहायक बने, तो श्रृंगार काल के लिए सब लोग सहमत नहीं हुए। इसलिए रीति काल के नाम से इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। अलंकृत काल के नाम से भी जाना गया और उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना गया। ये समझ में आ गया आपको कि नहीं आया तो फिर से समझाऊं। रीति काल का अर्थ। अब रीति काल का अर्थ तुम बहुत ध्यान से सुनना। रीति का क्या होता है? रीत का अर्थ रीति रिवाज होते ना, रीति रिवाज।
जैसा हमारे पुराने लोग करते आए हैं वैसा ही हम करते हैं। वैसे ही काव्य शास्त्र के अंदर भी ऐसा हुआ, साहित्य के अंदर ऐसा हुआ कि जो लक्षण और काव्य चले आ रहे थे, जो नियम चले आ रहे थे, उन्हीं नियमों को आधार बनाकर रीतिकाल के अंदर लिखा गया, इसीलिए इसको रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध, बद्ध से यही नाम से ही पता चलता है, जिसने रीति काल के नियमों को बंद कर उन्हीं को ध्यान रखकर प्रत्यक्ष रूप से अपनी उस रचना में दिखाया, उसे रीतिबद्ध कवि कहते हैं। और रीति सिद्ध, जो जिसने उन नियमों का पालन तो किया लेकिन उनकी कविताओं में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा, अप्रत्यक्ष रूप से दिखा, उसे रीति सिद्ध कवि कहते हैं। और जिन्होंने सारे नियमों को ताक पे रख दिया, बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपनी काव्य रचना करी, उन्हें रीति मुक्त रचना कहते हैं। रीतिकाल की विशेषताएं, सही सुनो। रीतिकाल की विशेषताओं में सबसे पहले आचार्य तत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति हर कवि में रही। हर कवि ये चाह रहा था कि मैं सबसे अच्छा बनूं, सबसे अच्छी रचनाएं लिखूं, क्योंकि सभी नियमों को, सभी अलंकारों को, सभी लक्षणों को उन्होंने अपने काव्य में दर्शाया गया है। तो आचार्य तत्व की प्रदर्शन की प्रवृत्ति रीतिकाल की प्रथम विशेषता रहेगी। उसके बाद अपन ने जब श्रृंगार काल के नाम से इसे रीतिकाल को जाना जाता है, तो क्या पढ़ा था अपन ने कि श्रृंगार रस की अधिकता थी, तो दूसरी रचना श्रृंगार प्रियता हो गई। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ के जो कवि थे रीतिकाल के, वो राज दरबारी रवि कवि के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहते थे ताकि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सके। तो राज दरबारी कवि के रूप में भी कार्य उन्होंने किया, तो ये रीतिकाल की विशेषता हो गई। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल की शुरुआत कौन से कवि ने करी? केशवदास ने। वेरी गुड, जब अपन ने शुरुआत में पढ़ लिया था। तो केशवदास, रामचंद्र का एक और रचना उनकी लिख दी इसमें, और एक रचना आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। मतीराम, फूलमंजरी उनकी एक रचना है। भूषण, शिवराज भूषण, घनानंद, सुजान सागर, और भी बहुत सारे कवि हैं, चारों ही कवि नहीं है, और भी है। पद्माकर है और मतीराम जी हैं, बहुत सारे कवि इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण कवि मैंने इसमें ले लिए हैं, और आप 4 कवि याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हमारा यहाँ रीतिकाल पूरा हो जाता है। और कुछ रीतिकाल में पूछना है आपको? नहीं पूछना? तो आधुनिक काल की शुरुआत 1900 से अभी तक मानी गई है। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। पहला है छायावाद, 1920 से 1936 तक। प्रगति काल 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक। नई कविता 1950 से अब तक। अब आपके इसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता है जिसे हम पढ़ेंगे। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक। प्रगतिवाद का दूसरा नाम उत्तर छायावाद युग भी है। प्रगतिवाद साहित्य का मूल मार्क्सवादी विचारधारा है। अब मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? मार्क्स यानी नंबर नहीं, मार्क्स विचारधारा ये है कि उस समय हमारे देश के अंदर मुगल साम्राज्य जा चुका था, अंग्रेज राज्य कर चुके थे, तो जो पैसे वाले थे वो बहुत पैसे वाले हो गए थे, और जो गरीब थे बेचारे वो बहुत गरीब हो गए थे। किसी के पास रहने को बहुत बड़ा महल था और किसी के पास रहने को झोपड़ी भी नहीं थी। रोटी, कपड़ा, मकान, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पा रहे थे। तो मार्क्सवादी विचारधारा, जो मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत यही है कि ऐसा क्यों, ये असमानता क्यों। तो इसके अंदर प्रगतिवाद में उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखी कि ये असमानता जो है ये कम की जाए, और उसी विचारधारा को अपने काव्य के अंदर दर्शाया। और जब ऐसा हुआ तो जो पूंजीपति थे उनके प्रति आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, और बेचारे जो गरीब थे उनके प्रति कवियों ने दया भावना दिखाई थी। प्रगतिवाद की विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो प्रगतिवाद तो अपने पढ़ा था कि वो कौन सी विचारधारा से प्रभावित था, कि पूंजीपतियों के प्रति विरोध
और गरीबों के प्रति दया। तो शोषकों के प्रति, शोषक मतलब वही पूंजीपति, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा। यदि आप ऐसा लिखते हो तो बिल्कुल वैसे के वैसे नंबर मिलेंगे, और यदि आप लिखते हो पूंजीपतियों की तरफ आक्रोश और गरीबों के प्रति दया तो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन चल जाएगा। जब शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, प्रगतिवाद के अंदर कवि ने जब ये देखा तो वो कहाँ गए? समाज में गए। समाज में देखा कि इतनी सारी असमानताएं हैं, तो उन्होंने यथार्थ चित्रण किया। क्या किया? यथार्थ चित्रण किया। और यथार्थ चित्रण करने पर उन्होंने जैसा समाज था वैसा ही साहित्य लिखा। मालूम है आपको कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो जैसा समाज था वैसा साहित्य लिखा, ताकि जनता को ये पता चले, लोगों को ये पता चले कि इतनी असमानता है। तो यथार्थ का चित्रण किया। और जब कवि समाज में निचले स्तर तक गया तो उन्होंने देखा कि हमारे समाज के अंदर तो बहुत सारी रूढ़िवादिता हैं, कुरीतियां हैं, तो उनका विरोध भी उन्होंने किया। एक विशेषताओं को दूसरी विशेषता के साथ जोड़कर याद रखना। कैसे याद रखोगे? कि शोषकों के प्रति घृणा करी और शोषितों के प्रति दया करी। अब वो दया, इतना पूंजीपति के पास इतना पैसा और इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये कैसे पता चला उनको? वो समाज के अंदर गए इसलिए पता चला। और जब समाज में गए तो जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने लिखा, इसलिए यथार्थ का चित्रण हुआ। और जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि रूढ़िवादिता बहुत है, तो उसका भी विरोध किया। और देखा कि नारियों के प्रति बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो नारी मुक्ति का स्वर भी उन्होंने अपने काव्य में दिखाया। और मार्क्सवादी का विचार का गुणगान, ये तो प्रगतिवाद की प्रथम विशेषता है, तो ये तो इसमें लिखना ही है। तो ये 5 विशेषता, एक विशेषता यदि आपको याद रहेगी तो पांचों विशेषताएं एक दूसरे से आप जोड़कर याद रख सकते हो ना। अब हमारा आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जो है 1943 से 1950 तक। अब प्रयोग का मतलब क्या होता है? तुम प्रयोग करते हो ना, प्रैक्टिकल करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तो प्रयोग का मतलब नए प्रयोग करना। तो वहाँ तक तो रीतिकाल में जो था तो सारे नियमों को चलाया उन्होंने, प्रगतिवाद के अंदर समाज जैसा था उस वैसा दिखाया। पर प्रयोगवाद आते आते कवियों की विचारधारा थोड़ी परिवर्तन हो गई। उन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे जी द्वारा हुआ था। अज्ञे जी को जानते हो? नाम सुना है? हाँ, तो अज्ञे जी द्वारा हुआ था। और अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। इससे तो आपका एक पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 को हुआ था। और प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन अपन अज्ञे नाम से उनको प्रसिद्धि मिली हुई है। प्रयोगवाद के अंदर आरंभ में व्यक्तिवाद की परिणति स्वार्थ प्रेरित असामाजिक मनोवृत्ति का रूप सामने आया। अब देखो, प्रगतिवाद में क्या हुआ था कि उन लोगों ने समाज को देखा, समाज की रूढ़िवादिता को देखा, समाज के अव्यवस्थाओं को देखा, लेकिन यहाँ तक आते आते कवि अपने आप में सिमट कर रह गए थे। इसलिए उनमें क्या आ गया? व्यक्तिवाद आ गया। उधर मार्क्सवादी विचारधारा थी प्रगतिवाद में, इधर अपन व्यक्तिवाद को याद रखेंगे। ठीक है। प्रयोगवाद की विशेषता यथार्थ का चित्रण किया। उपमानों की नवीनता रही। मतलब हमेशा कहा जाता है कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और राधा भी नहीं बदलता, देखो नाम भी नहीं बदला था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने राधा के मुख की तुलना कमल से कर दी, किसी और से कर दी। तो नए उपमानों की नवीनता इसकी प्रमुख विशेषता रही। और पहले मैंने बोला था कि समाज के अंदर उन्होंने देखा था, लेकिन यहाँ पर प्रयोगवाद की पहली विशेषता अपन रखेंगे तो व्यक्तिवाद से रखेंगे। याद रहेगा व्यक्तिवाद? व्यक्तिवाद यदि याद रहेगा आपको तो इसकी विशेषता याद रखने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है। फिर हमारा प्रयोगवाद के कवि और उनकी रचनाएं, मैंने नाम बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, आंगन के पार द्वार, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा बहुत प्रसिद्ध रचना है, यही याद रखना ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। धर्मवीर भारती अंधायुग। ठीक है। ये कौन से काल के कवि हैं? प्रयोगवाद के। अज्ञे जी का तो शुरुआती हुई है, तो अज्ञे जी याद रखने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। बस 2 कवि और याद कर लेना तो आपके 3 कवि तैयार हो जाएंगे।
नई कविता। नई कविता 1950 से अब तक जिन कविताओं में नए भावबोध, अब इसमें क्या नाम से ही पता चलता है नई, है ना, तो नए भावबोधों का आधुनिक युग, अब नई कविता यानी कि आधुनिक अभी चल रहा है, तो उसके अंदर आधुनिक युगीन विचारधारों की धारा की अभिव्यंजना नवीन भाषा शिल्प के माध्यम से की गई नई कविता के नाम से जाना गया। इसमें बौद्धिकता, क्षणवाद और लघु मानवतावाद की प्रति रुझान रहता है। नई कविता की विशेषता शिल्पगत नवीन व्यवस्था, नवीनता। शिल्पगत नवीनता मतलब उसमें नवीन नई चीजें करी उन्होंने, आधुनिकता की अभिव्यक्ति, बिंब योजना की अधिकता और काव्य भाषा। नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं दुष्यंत कुमार, एक कंठ विस्पाई, धर्मवीर भारती, अंधा युग, नरेश मेहता, शराय की एक रात। धन्यवाद।